देखिए, इस टॉपिक में पढ़ना क्या है अब आगे करंट में। देखिए, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। कौन सा करंट? एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करना है? तो देखिए, इसके पहले करना क्या है वो समझ लीजिए। हम लोग के पास 3 इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। एक है आपका रजिस्टर, जिसका नाम आप सुन चुके हैं पहले। एक कैपेसिटर, उसका भी नाम सुन चुके हैं हम लोग। और एक है इंडक्टर। पहले दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि आपको इस टॉपिक में स्टडी कैसे करना है। 3 चीज का स्टडी करना है। आज तीनों स्टडी जो है समाप्त होगा। पहला ये है कि यदि रजिस्टर में, कैपेसिटर में और इंडक्टर यानी एल, जो पिछले चैप्टर का पार्ट था, इसमें अगर एसी करंट डाल दें, एसी अल्टरनेटिंग करंट डाल देंगे, ये सिलेबस का टॉपिक है, और इसमें भी अल्टरनेटिंग करंट डाल देंगे और इसमें भी अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स डाल देंगे, और तब हम लोग सोर्स का यहाँ जो वैल्यू होता है हर एक केस में, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, पहले प्रूफ हो चुका है। सोर्स यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डालने के बाद तीनों में डालेंगे सेम सेम पोटेंशियल। उसका जब स्टडी करेंगे कि इसमें करंट का इक्वेशन क्या है, इस सर्किट में करंट का इक्वेशन क्या है और इस सर्किट में करंट का इक्वेशन क्या है। उसके बाद फिर ग्राफिकल व्यू से देखेंगे कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इस अल्टरनेटिंग करंट में, यही देखेंगे यहाँ पर हम लोग। लेकिन तीनों को एक साथ तो मैं पढ़ नहीं सकता हूं ना, मैं पढ़ा नहीं सकता, आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो सिंपल सा बात ये समझ लीजिए, तीनों को बारी बारी से स्टडी किया जाएगा। कैसे स्टडी किया जाएगा? बारी बारी से स्टडी किया जाएगा। तो कहने का मतलब, जब बारी बारी से स्टडी किया जाएगा तो सबको पहले कैपेसिटर, पहले हम रजिस्टर का पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटर का, फिर इंडक्टर का पढ़ेंगे। यानी कि मेन मोटो, मेन व्यू ये है यहाँ पर कि हमको करंट और वोल्टेज में क्या संबंध है, उस संबंध को जानना है। प्योर कैपेसिटर में, प्योर रजिस्टर में, प्योर इंडक्टर में। इसके बाद फिर तीनों को सीरीज में जोड़ना। आपका सिलेबस के अंतर्गत की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों को सीरीज में जोड़ दीजिए। और तीनों को सीरीज में जोड़ने के बाद फिर से हम लोग डालेंगे क्या? अल्टरनेटिंग करंट। और तब फिर रिलेशन निकालेंगे। क्या रिलेशन निकालेंगे आप? वही कि आपका वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है। मतलब ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ना हम लोग को। इसके बाद फिर पावर कंजम्पशन पढ़ना है, रेजोनेंस पढ़ना है और एलसी ऑसिलेशन, 3 चीज और उसके बाद पढ़ना है। तो पहले तो इतना समाप्त कर लेते हैं। अगर इतना हो गया आज तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे लगेगा, है ना। लेकिन क्लास हमेशा होगा, डेली क्लास होगा। तो हम लोग सर्किट शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे सबका स्टडी करते हैं कि आखिर क्या स्टडी हो सकता है। जो देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, अल्टरनेटिंग करंट इन प्योर रजिस्टिव सर्किट, रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट में हमको क्या डालना है? अल्टरनेटिंग करंट। और तब स्टडी करना है कि आखिर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं एक रजिस्टर बनाऊंगा, उस रजिस्टर में एक सोर्स डालूंगा और वो रजिस्टर आर होगा, ये एमएफ ए होगा। ई जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी है। मतलब यहाँ जनरेटर, जो एसी जनरेटर जोड़ेंगे उसका इक्वेशन है जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बात और ध्यान से समझिएगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है, वहां फ्रीक्वेंसी अबाउट 50 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब एक पॉइंट समझ लीजिए कि ये टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल माइनस भी होगा अल्टरनेट वे में। ये भी टर्मिनल माइनस और प्लस होगा। मतलब जब ये प्लस रहेगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो प्लस होगा।
और ऐसा 1 सेकेंड में, ऐसा घटना 1 सेकेंड में 50 बार होगा। 50 हर्ट्ज का मतलब यही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, तो प्लस माइनस में क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन तो आप नहीं दिखा सकते हैं। जिस समय प्लस रहेगा इधर माइनस, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, लेकिन जब इधर प्लस इधर माइनस, तो फिर करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। आने इसमें करंट का डायरेक्शन ही चेंज करते रहेगा बार बार, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सोच लीजिए बात ध्यान से। चार्ज यहाँ ऑसिलेट करके एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो नहीं करेगा, क्या करेगा, ऑसिलेशन शो करेगा अपने पोजीशन पर, उसके अनुसार ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा और एनर्जी आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, आप इसमें करंट का डायरेक्शन मतलब एसी सर्किट में करंट का डायरेक्शन नहीं दिखा सकते हैं, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये हुआ जब हम लोग अपने हिसाब से स्टडी कर रहे हैं तब की बात, मतलब सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है हम अपने घड़ी को वेरी स्लो कर देंगे, हम नैनो सेकेंड के रिस्पेक्ट में अगर स्टडी करेंगे तो इसके लिए सेकेंड जो है बहुत लार्ज टाइम हो जाएगा। यानी केवीएल लगाने के लिए हम किसी इंस्टेंट की बात करेंगे, किसी क्षण की बात करेंगे, और हम उस क्षण की बात कर रहे हैं जब ये प्लस है और ये माइनस है। तो बाय केवीएल जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम यहाँ प्लस इसको माइनस माने हैं तो करंट इधर जा रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो करंट की राय समझाएंगे तो माइनस आई आर होगा और प्लस ई इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए ई के बदले ये वाला वैल्यू इस टाइप लेकर के आपको करना है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, पहले तो माइनस माइनस कट जाएगा और हो जाएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, बचा रहेगा इधर से। किसको ले गए हैं, ई को उधर ले गए हैं, उसके बदले इधर आई आर बना हुआ रहेगा, आई इंटू आर, लेकिन आर आप इधर भी लिख सकते हैं। यह इक्वेशन पहला था, ये इक्वेशन ये हो गया। अब आई इक्वल टू आई नॉट होगा और साइन ओमेगा टी होगा, ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन जब हम देख चुके हैं तो आगे देखिए आखिर होता है क्या, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आगे देखिए क्या होता है आखिर। तो आई इक्वल टू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से, है ना। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। तो आगे अगर बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए, आखिर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात कीजिए। तो दोनों का ग्राफिकल व्यू स्टडी करते हैं, ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू। जब ग्राफिकल व्यू स्टडी करेंगे तो क्या हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकल व्यू में आप एक ही जगह दोनों ग्राफ बनाना है हमको। यहाँ पर ये ग्राफ ये इस तरह से बना रहे हैं जो किसके लिए है, वोल्टेज के लिए है, ये ई नॉट ई के लिए है। अब देखिए करंट का भी वही इक्वेशन है जो वोल्टेज का इक्वेशन है, आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों का जब इक्वेशन सेम है तो मेरी बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आखिर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब ये दोनों एक बार मैक्सिमम होगा, एक बार मिनिमम होगा, फिर एक बार मैक्सिमम होगा, ऐसे चलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज जो है आपका सेम फेज में है। फेज मतलब होता है एंगल, और आपको पता होगा कि एसी में आपके घर में भी आता था, कहते हैं सिंगल फेज वायर है, डबल फेज लिए हुए हैं, 3 फेज वाला मीटर है, 2 फेज वाला मोटर है, 3 फेज वाला मोटर है। इस तरह से लोग काम करता है ना। लेकिन तब बात समझ लीजिए आखिर यहाँ पर हो क्या सकता है पॉसिबिलिटी की, उसकी बात करते हैं। तो दोनों सेम फेज में है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या, करंट एंड वोल्टेज यानी एमएफ आर इन फेज। इन फेज मतलब होता है सेम फेज में, दैट इज कह सकते हैं फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस फाई जो होगा वह 0 डिग्री होगा। क्या होगा, आपका 0 डिग्री होगा।
क्योंकि इक्वेशन से भी पता चल रहा है, ग्राफ से भी पता चल रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों ही स्केलर हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने या हमारे जो नॉलेजफुल जो फिजिक्स बनाया, फिजिक्स में जो यहाँ योगदान है क्या है, इस स्केलर को भी वेक्टर मान करके हम लोग स्टडी करते हैं। और उसके लिए एक अलग टर्म आया है, वेक्टर फेजर डायग्राम। क्या आया है? वेक्टर फेजर डायग्राम। तो वेक्टर फेजर डायग्राम क्या होता है? वेक्टर फेजर डायग्राम। देखिए फेजर मतलब एंगल, वही अब वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है वोल्टेज और करंट को। तो देखिए एक बात आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वोल्टेज और करंट वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, कौन पहले आएगा? तो देखिए सबसे पहले ईएमएफ आता है, यानी पोटेंशियल ईएमएफ आता है, क्योंकि सोर्स ये है आपका और ये प्राइमरी फंक्शन है। तो प्राइमरी फंक्शन को हमेशा एक्स एक्सिस पर देते हैं, ये बाई एक्सिस है, यानी ई यहां पर होगा। और करंट जो है आपका वो भी इधर होगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए इसी तरह से, बात समझने की कोशिश कीजिए आखिर क्या है जो। तो यहाँ पर जो है आप करंट और वोल्टेज एक ही तरफ इसलिए दिए हैं कि फाई आपका जीरो है, फाई आपका क्या है? जीरो है। इसी चीज को सम टाइम एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक में आपको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा भी। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ऐसे दिखा देगा, करंट और वोल्टेज दोनों एक ही तरफ हो जाएगा, करंट भी है और वोल्टेज भी है, और ये फाई दिया रहेगा। तो इसमें इसमें क्या अंतर है? तो देखिए मैं बता देता हूँ इसमें इसमें अंतर क्या है। यहाँ पर ई बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में। यहाँ भी दोनों सेम फेज में, लेकिन इक्वेशन होगा यहाँ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और आई बराबर होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब आप जो है एक्स एक्सिस को ओरिजिन नहीं माने हैं, आप उसको थोड़ा सा एंगल अलग आगे पीछे एंगल माने हैं, इसलिए ऐसा इक्वेशन आपको दिखेगा। ये देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, बात समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो इसके बाद अब समझते हैं बात को, आखिर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी और नहीं हो सकता है जो। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ एक ही हैं, और प्लस फाइव आपको तो मैथ के स्टूडेंट हैं, तो मैथ में आपको पता होगा कि ये सब ग्राफ कैसे खिंचाता है, ड्रॉ होता है जो, और उस दोनों में कोई अंतर नहीं है। चलिए समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा फिर। देखिए इसी तरह से हम लोग प्योर कैपेसिटर को देखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। देखिए एक कैपेसिटर मैं यहां बनाऊंगा, ये कैपेसिटर है यहाँ पर, और इस कैपेसिटर में एक एसी सोर्स जोड़ूंगा, ये सी स्क्वायर कैपेसिटेंस होगा, और ये सोर्स है ई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एमएफ ऑफ सोर्स है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर बाई केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात कीजिए, तो आप सब खुद बताइए कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है।
कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? केवीएल है ना। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझने की कोशिश करना है। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वह है E इक्वल टू, सॉरी, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज का फॉर्मूला होगा, वोल्टेज ये होता है, आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला Q बराबर सी भी, तब V बराबर Q बाई सी। और केवीएल में टोटल वोल्टेज का सम जो होता है आपका जीरो होता है। जब जीरो होता है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इसका मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तब वोल्टेज Q बाई सी। अब माइनस सी इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल के इस तरफ उसको ले जाते हैं तो आप लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में, क्योंकि ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्यू बाई सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्यू बाई सी, तो सी को इधर लेके चले गए। अब जरा गौर से समझिएगा मेरी बात। ये आपका चार्ज हो गया। अब क्या करेंगे? हमको निकालना था करंट, मिल गया अब चार्ज। तो हम तो जानते हैं बाय डिफिनीशन, डिफिनीशन ऑफ करंट, डिफिनीशन ऑफ करंट आप जानते हैं क्या है? आई बराबर होगा डी क्यू बाई डी टी। अब आपको पता है आई के बदले क्यू के बदले क्या है? सी ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी टी। आपको ये भी पता है कि सी ई नॉट कॉन्स्टेंट है और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। देख ध्यान से। और तब यहां पर आप लिख सकते हैं आई बराबर वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस होता है, लेकिन 1/ओमेगा सी ब्रैकेट में आ गया, क्योंकि ये चला जाएगा ऊपर तो फिर क्या हो जाएगा, वो यही इक्वेशन बन जाएगा, और कॉस ओमेगा टी। अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी अभी जो पढ़े हैं उसी की बात कीजिए। करंट बराबर होता है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, तो जिसको रेड से घेर रहे हैं ये पूरा रेजिस्टेंस का बिहेवियर शो करेगा। 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी एक्ट्स लाइक रेजिस्टेंस, एक्ट्स लाइक क्या? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के जैसा बिहेवियर शो करेगा। कैसा शो करेगा? यानी कि रेजिस्टेंस के जैसा। और इसका नाम पर जो पड़ जाता है यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस का नाम होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब भी विरोध होता है और रेजिस्टेंस का मतलब भी विरोध करने वाला होता है। दोनों साइनोनिम्स है, यानी एक दूसरे का क्या है। तो यहां पर आप कह सकते हैं क्या? इट एक्ट्स लाइक रेजिस्टेंस, इट एक्ट्स लाइक रेजिस्टेंस, क्या? रेजिस्टेंस, एंड known as capacitive reactance यानी XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं। और यह XC बराबर हो जाएगा फॉर्मूला आपका क्या? 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, या 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ और सी, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू याद कर लीजिए। ओमेगा का दो वैल्यू पिछले क्लास में याद करवाए हैं, 2 पाई बटा टाइम पीरियड या 2 पाई एफ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग दोनों को बारी बारी यूज करते हैं। तब तो यहाँ आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यही हो गया इक्वेशन सेकेंड। लेकिन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि आई नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, वो ई नॉट बाई एक्स सी होगा। क्या होगा? ई नॉट बाई एक्स सी होगा। अब देखिए दोनों ग्राफ को क्या कीजिए, फिर से स्टडी कीजिए, दोनों इक्वेशन को स्टडी कीजिए। तो ग्राफिकल व्यू की बात कीजिए। क्या? ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू। जब ग्राफ बनाने आप चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं, और ग्राफ में ये वाला ग्राफ तो वैसे ही रह जाएगा। कौन वाला ग्राफ? कॉस वाला, सॉरी, मतलब साइन का ग्राफ, ये पहला जो है।
और एक आया करंट का ग्राफ कॉस में आ गया है, तो आपको पता है कि cos 0 1 होता है, मतलब ये 0 पर यहाँ पर रहेगा, 90 पर 0 होगा, मतलब साइन का उल्टा होता है ये बात, आप समझते होंगे बात को। यानी ये ग्राफ जो है ऐसे चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज साथ साथ नहीं चल रहा है, अलग अलग फेज में, अलग अलग एंगल में। और आपको पता चल गया होगा तब तो कौन आगे है, देख लीजिए कौन आगे, ये भी पता चल गया होगा, क्योंकि आप बात समझ रहे हैं कि कौन आगे है। जो यहाँ पर कौन आगे है, जो बात आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 0 है, 0 डिग्री पर, यानी टाइम जब 0 है उस समय वोल्टेज अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, जबकि करंट एकदम अपने मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गया है। यानी करंट लीड द ईएमएफ, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर करंट लीड द ईएमएफ बाई 90 डिग्री, दैट इज फेज डिफरेंस जो होगा फाई, वह 90 डिग्री होगा या पाई/2 होगा। बात बराबर है, आप समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से समझ लीजिए बातों को, हम क्या कहना चाह रहे हैं एकदम क्लियरली समझ लीजिए। तो फाइव इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री या पाई/2 हो गया, जो भी आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आने की फेज डिफरेंस 90 डिग्री आ गया, और यहाँ पर इस इक्वेशन से भी पता चलेगा, क्योंकि इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, करंट का इक्वेशन को, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ से पता चल रहा है कि फाई जो है, इनिशियल फेज जो है आपका कितना है, देख लीजिए 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से फिर से वेक्टर फेजर डायग्राम की बात करेंगे। अब वेक्टर फेजर डायग्राम की बात करेंगे, क्या लिखेंगे, वेक्टर फेजर डायग्राम। तो वेक्टर फेजर डायग्राम क्या होगा भाई, वेक्टर फेजर डायग्राम, वेक्टर फेजर डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। तब वेक्टर फेजर डायग्राम में इधर से ऐसे घेर के बना रहा हूं पूरा, उधर से अब शुरुआत कर रहे हैं। तो वेक्टर फेजर डायग्राम में क्या होगा कि यहाँ पर तो वही काम करना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका ईएमएफ है ई, और 90 डिग्री प्लस है, तो आप बताइए ग्राफ करंट का ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा, माने प्लस वाई एक्सिस में होना चाहिए कि माइनस वाई एक्सिस में, खुद आप समझ लीजिए और हमको बतला दीजिए। अच्छा, पॉजिटिव बाई में होना चाहिए, ठीक है, सही जवाब है आपका। यानी पॉजिटिव बाई होना चाहिए तो करंट इधर होगा, और ये 90 डिग्री से आगे निकल गया, कितना से, 90 डिग्री से। और वेक्टर फेजर डायग्राम भी हम दिखा दिए हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, जो रीजन भी समझ में आ गया कि वेक्टर फेजर डायग्राम में ऐसा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो है ना। ये था आपका वेक्टर फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। अब बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन एसी और डीसी सर्किट, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं, है ना, एसी और डीसी सर्किट में। इसके बाद बिहेवियर, यानी बिहेवियर निकालना चाहते हैं, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन एसी और डीसी सर्किट। तब बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर इन एसी, ऐसे रुक जाइए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ा रहे हैं, लीजिए तो जल्दी से, क्योंकि उतना अटेगा भी नहीं और फिर घिचपिच हो जाएगा, आराम से देखिए।
चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब, है ना, इसको मिटाता हूँ। याद रखिएगा, हमको बिहेवियर कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला याद करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा से 2πfc। इसको ध्यान देना पड़ेगा। उस फॉर्मूला को तब तक याद कीजिए। एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2πfc। याद कर लीजिए, 1/2πfc, है ना। या फिर एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा c होगा। सी क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। सी क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। और इसका अब बिहेवियर देखना चाहते हैं, ये कैसे वर्क करेगा एसी और डीसी सर्किट में, है ना। द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में इसका बिहेवियर क्या होगा। दोनों को स्टडी करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले आ जाते हैं, कैपेसिटर बनाएंगे, है ना, और एक बैटिक लगा देंगे। बैटिक मतलब डीसी, ऐसा। और फिर कैपेसिटर लगाएंगे, और लगाएंगे एक सोर्स एसी वाला, ऐसा। और दोनों का प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। जो यानी कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़िएगा तो कैसा बिहेवियर शो करेगा, और इसके साथ। आपको पता है इसके सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, जबकि इसके सोर्स का फ्रीक्वेंसी लगभग 50 हर्ट्ज होता है हमारे इंडिया में। यानी पूरे वर्ल्ड में लगभग वही है, अमेरिका को छोड़कर। अमेरिका में 60 हर्ट्ज होता है। आप जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पर बात समझिएगा कि यहाँ पर एक्स यानी रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालिए। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है यहाँ? रेजिस्टेंस मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब 1/xc हो गया। अब बताइए, इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा c, 1/2πfc। आपको पता है f का वैल्यू 0 है, तो समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड एंड इन्फिनिटी होता है। यानी कि जब बैटरी वाले करंट सर्किट में जब कैपेसिटर जोड़िएगा तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से करंट नहीं फ्लो करता है। इस बात को याद कर लीजिए, समझ लीजिए बात को, करंट फ्लो होने नहीं देगा। यानी डीसी सर्किट में कैपेसिटर जोड़िएगा तो उस रास्ते से करंट नहीं जाएगा, लेकिन एसी में तो जाएगा। एसी में क्या होगा? जाएगा। यानी कि एसी में जब जोड़िएगा एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को वेरी हाई कर लीजिए, तो एक्ससी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। लिख देते हैं शुद्ध भाषा में 0। देख लीजिए एक्ससी क्या होगा? टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको इन्फिनाइट करने लगेंगे तो 1/इन्फिनिटी समथिंग 0 हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, वो आपको उतना ज्यादा करंट जाने देगा। तब तो आप कह सकते हैं इट इट एक्ट्स लाइक इंसुलेटर, इंसुलेटर और ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। और इसमें लगाएंगे इट एक्ट्स लाइक, क्या लगाएंगे? इट एक्ट्स लाइक क्या? कंडक्टर और क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। ठीक है। अब ग्राफिकल व्यू भी देख लेते हैं एक बार, एक्सी का और फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन। दोनों के लिए मैच है, दोनों के लिए अलग अलग नहीं मैं बना रहा हूं, दोनों के लिए एक ही है ना। ग्राफिकल व्यू में ऐसा नहीं डिफरेंस खत्म हुआ। अब देखिए यहां से हम लोग बनाते हैं एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अगर आप हो या ओमेगा का, लेकिन एक्सी के रिस्पेक्ट में देखना है। देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह से। और जब इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो बात होनी चाहिए अच्छी से।
आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए यहाँ पर इनवर्स का रिलेशन है, यानी बाई इक्वल टू 1/x के जैसा ग्राफ है, बाई इक्वल टू 1/x के जैसा ग्राफ है, यानी x अगर मानते हैं, ये बाई एक्सिस पर है तो इसको बाई मानिएगा, तो ग्राफ इनवर्स वाला रिलेशन है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, यानी ग्राफ यहाँ से ऐसे चलेगा पैरेलल, और फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे चलेगा, यानी इस तरह से। यानी बात समझ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 0 कीजिएगा, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हाई कीजिएगा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब बोलिए समझने में कोई कष्ट है तो बतलाइए, नहीं तो मैं आगे ही बढ़ूंगा फिर से। देख लीजिए, बात समझ लीजिए इसी तरह से हम क्या बताना चाह रहे हैं। जो कुछ डाउट है तो बोलिए, कुछ पूछना है तो भी बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाएं, अब स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि कैपेसिटी रेजिस्टेंस वाला हो गया, तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इंडक्टिव सर्किट वाला पार्ट। बात समझ लीजिए, उसी का देखना है ना। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट इन प्योर इंडक्टिव इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं। इंडक्टिव, दैट इज दिस सर्किट। इसमें सोर्स लगा दीजिए एसी का, इंडक्टर के एल को दिखाना करते हैं। आप जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ई बराबर जो है, देखिए यहाँ पर एमएफ ऑफ सोर्स जो है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इंडक्टेंस एल है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला इसके जस्ट पिछले चैप्टर में 2 क्लास पहले पढ़े हैं। और जानते हैं वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता था, -L/di/dt, याद कीजिए, किसके क्रॉस, सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ मॉड लगाएंगे, माइनस साइन क्या बताता था, याद कीजिए, लेंज लॉ। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, फिर से केवीएल चलेंगे बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो चलेंगे ही हम लोग हर हाल में, उसको थोड़ी छोड़ना है। तो जब बाई केवीएल चलेंगे तो याद कीजिए कि आखिर क्या होगा यहाँ पर। अब इन एसी इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा उसको बात समझने की कोशिश करते हैं, और ध्यान से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में जब चलेंगे हम, तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, है ना। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में जब चलेंगे हम लोग, तो क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज है, अगर आप लिखते हैं L/dt को प्लस, तो इसको माइनस से लिखना पड़ेगा, तब ना जीरो, नेट वोल्टेज दोनों का सम जीरो होना चाहिए एट एनी कंडीशन। तो इसको उधर ले जाइए, तो उधर ले जाइए तो क्या होगा, आप खुद सोचते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी तो होना ही चाहिए हर हाल में, कि नहीं होना चाहिए। अब जरा गौर कीजिए, अगर हम इधर पूरा लिखते हैं, तो लिखेंगे पूरा तो डी आई लिखेंगे बाई डी टी, तो डी टी इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और एल इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। हमको निकालना था करंट, मिल गया छोटा करंट। देख लीजिए, तो छोटा करंट को बड़ा करने के लिए न्यूटन का सहारा लेना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन का। तो करंट आई बराबर जो होगा, इंटीग्रेशन होगा इसका डी आई का, तो ई नॉट बाई एल तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का, विदाउट लिमिट। तो विदाउट लिमिट जब करेंगे तो आएगा क्या, इसका इंटीग्रेशन माइनस होता है ई नॉट कॉस ओमेगा टी होता है। एक बात और पता है आपको, कि इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, यानी ओमेगा एल हो जाएगा।
अब देखिए वोल्टेज बटा जो भी टर्म रहेगा ये रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? ये रेजिस्टेंस होगा। सोच लीजिए, ये रेजिस्टेंस का नाम बिहेवियर शो करेगा और इसका नाम पड़ेगा क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्ससी, सॉरी एक्सएल, एल फॉर इंडक्टेंस। अब एक्सएल का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? तो ओमेगा एल होगा, 2 पाई एफ और एल भी होगा। अब सोच लीजिए हम क्या बता रहे हैं आपको, जो यानी कि कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और तब आप समझ चुके होंगे हम आगे क्या करेंगे। हम आगे ये करने वाले हैं कि I बराबर माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखने वाले हैं। इक्वेशन सेकेंड है और आपको पता है कि आई नॉट इक्वल टू होगा, आपको पता है आई नॉट इक्वल टू होगा ई नॉट बाई एक्स एल होगा। और एक्सएल का वैल्यू आपको पता है कि आखिर क्या है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए इसी तरह से, ठीक है? कोई परेशानी है तो हमको बतला सकते हैं आप, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अगर कोई परेशानी है तो हमको जरूर बतलाइए, है ना? अब दोनों का ग्राफिकल व्यू का स्टडी करेंगे। ग्राफिकल व्यू का स्टडी करेंगे और इस ग्राफिकल व्यू में आप ये देखेंगे यहां से कौन ये है, ये कॉस वाला मतलब ईएमएफ वाला ग्राफ है। लेकिन आपको पता है माइनस कॉस का ग्राफ क्या होता है? माइनस कॉस का ग्राफ नीचे से चालू होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा, फिर जहां ये मिनिमम है वहां मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ मिनिमम होगा, फिर जहां ये मैक्सिमम है वहां मिनिमम होगा, मतलब उल्टा उसका होगा। और ये ग्राफ जो है आपका इस तरह से चल रहा है, ऐसे। आप बात समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं जी? और इस इक्वेशन के करंट के इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये क्यों लिख सकते हैं? तो साइन थीटा माइनस 90 माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा माइनस 90, 90 माइनस थीटा नहीं लिखे हैं, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा माइनस 90 है इसीलिए माइनस कॉस होगा, नहीं तो साइन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा आपका? प्लस कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस जो आ गया आपका वो भी 90 डिग्री ही आया है, यानी पाई/2 हो गया है। लेकिन यहाँ पर करंट लैग नहीं किया है, सॉरी लीड कर नहीं किया है, लैग किया है। करंट लैग बाई एमएफ बाई 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री से लैग कर गया। अब वेक्टर फेजर डायग्राम की बात करते हैं कि वेक्टर फेजर डायग्राम में आखिर क्या हो। तो वेक्टर फेजर डायग्राम भी देख ही लेते हैं, है ना? वेक्टर फेजर डायग्राम, वेक्टर फेजर डायग्राम की बात करते हैं, आखिर क्या होगा वेक्टर फेजर डायग्राम में वो भी देख लेते हैं। तो वेक्टर फेजर डायग्राम में तो आपको पता है कि क्या होगा, देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप यहाँ वोल्टेज लिखते हैं तो करंट आपकी बार नीचे जाने वाला है, क्योंकि 90 डिग्री से पीछे है ये 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर ई नॉट साइन ओमेगा टी है। देख लीजिए ध्यान से। और आई नॉट जो है, आई जो है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा दिया रहे कहीं, देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। अगर वोल्टेज इधर आ जाए हाई एंगल पर आगे निकल करके, तो करंट का जो ग्राफ होगा ना, उस दोनों के बीच में 98 डिग्री होगा। ऐसा मत सोचिए कि करंट यहीं रह जाएगा अब,
करंट इधर आ जाएगा और इस दोनों के बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री ही होगा हर हाल में। लेकिन ये कॉम्बिनेशन, ये कंडीशन कब डेवलप करेगा? जब आप E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव यूज करेंगे और I बराबर माइनस साइन नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव रहेगा, तब ये यूज होगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, समझने का कोशिश कीजिए। सिर्फ कोई डाउट है तो जरूर पूछिए आप लोग, और डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। एकदम क्लियर पिक्चर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। है ना? अब बात को समझने की कोशिश करते हैं आखिर। तो चलते हैं आगे, है ना? देखिए, इसके बाद हमको तो वही देखना है, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, सॉरी इंडक्टर इन एसी और डीसी सर्किट। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है? तो बिहेवियर बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन एसी और डीसी सर्किट, ठीक है कि शॉर्ट सर्किट। देखिए, तो यहाँ पर फिर से उसी तरह से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक इंडक्टर बनाएंगे, इंडक्टर में इस तरह से डाल देंगे, इसमें वो सिंपल सा बैटरी सेल जोड़ देंगे डीसी वाला। इधर फिर उसी तरह से एक इंडक्टर बनाएंगे और इंडक्टर में फिर से एक अल्टरनेटिंग करंट वाला सोर्स को जोड़ेंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ये बात आपको पता है। इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है? तो एक्स एल का जो फॉर्मूला आया था ट्वाइस पाई एफ एल आया था। एफ का वैल्यू 0 पुट कीजिए, एक्सएल 0 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहीं पर पहले लिख लेते हैं, यानी यह रेजिस्टेंस 0 है, करंट को पार होने देगा। रेंज 0 है तो करंट को क्या हो गया? पार होने देगा। यानी एक्ट्स लाइक क्या? कंडक्टर, इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर इस बार डीसी सर्किट में। यानी कि और क्लोज सर्किट, और क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट नहीं, क्लोज सर्किट, यानी करंट को पार होने देगा। यानी सीधा मेटल वायर के जैसा बिहेव करेगा। कैसा? मेटल वायर जैसा मेटल वायर का बिहेवियर है वैसा ही बिहेवियर शो होगा किसमें? डीसी में। लेकिन एट हाई फ्रीक्वेंसी, at high frequency it acts like क्या? इंसुलेटर। इंसुलेटर उल्टा हो गया आपकी बात, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी लिखिएगा 2 पाई एफ एल है, आई वेरी हाई है, तो ये भी लगभग इन्फिनिटी की ओर भागेगा। यानी इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा। कौन? इस बार इंडक्टर। अब दोनों का डिफरेंस खत्म हो गया, कैसा बिहेवियर है जो। मतलब याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में, नीट उट में डायरेक्ट आता है सब क्वेश्चन, है ना? पूछेगा तो आपको डायरेक्ट पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं करना है। तो ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू, जब ग्राफिकल व्यू में चलिएगा तो क्या होगा? जब ग्राफिकल व्यू में चलिएगा तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर लिखाएगा एक्सएल और यहाँ होगा फ्रीक्वेंसी या ओमेगा। आपको पता है कि यहाँ एक्सएल जो है ट्वाइस पाई एफ एल है, तो यहाँ बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है।
किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। तो आप अच्छे से बात समझ सकते हैं, यही होगा ग्राफ इसका। तो तीनों सर्किट में हम लोग देख लिए हैं कि प्योर रजिस्टिव में क्या हुआ था, प्योर रजिस्टिव में फाई 0 आया था, फेज डिफरेंस 0 आया था। कैपेसिटर में फेज डिफरेंस 90 डिग्री आया था। कितना आया था, 90 डिग्री आया था, लेकिन करंट आगे था वोल्टेज से। इंडक्टर में भी करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री एंगल है, लेकिन करंट पीछे है। क्या है, आपका पीछे है, उसके साथ साथ या आगे नहीं है। यहां तक समझने में कोई कष्ट है तो बतलाइए, तब ना बात आगे बढ़ेगी। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट है ना। देखिए, सीरीज एलसीआर सर्किट जब रहेगा तो एक इंडक्ट कैपेसिटर मतलब रजिस्टर है, फिर एक कैपेसिटर है, फिर एक इंडक्टर है, और एक यहाँ पर वोल्टेज है। यहाँ पर फिर से E बराबर जो है E नॉट साइन ओमेगा टी है। इक्वेशन पहला वहीं से शुरुआत होगी। आपको पता है ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। सीरीज में करंट सभी में सेम होता है ना। सभी में करंट क्या होगा, सेम होगा। जब भी होगा तो सीरीज में तो करंट सेम ही होना है। तो याद कर लीजिए, मान लेते हैं कि लेट करंट इन द सर्किट इज आई, लेट करंट इन द सर्किट आई बराबर होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन ये मैं क्यों लिखूं, ये मैं क्यों लिखूं, इस बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं। ये मैं क्यों लिखूं, बात को समझिए, ये मैं क्यों लिखूं। क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है जो करंट को आगे भेजता है, इंडक्टर पीछे भेजता है, और ये कुछ नहीं करता है। ये करंट को साथ साथ जाने देता है वोल्टेज का, ये 90 डिग्री से आगे भेज देता है, 90 पीछे भेज देता है। अब तो हो गया ताकत वाली बात, ये कुछ करेगा ना, इसका ताकत अगर ज्यादा रहा तो इसके ताकत को कैंसिल करेगा और करंट को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन 90 डिग्री कभी नहीं खींच पाएगा भैया। 90 डिग्री से क्यों नहीं खींच पाएगा, क्योंकि 90 से आगे करता है वो पीछे, अगर दोनों ताकत सेम तो जीरो हो जाएगा, तो फिर करंट और वोल्टेज सेम हो जाएगा डायरेक्शन में। इसका ताकत इससे ज्यादा निकला तो ये अपने तरफ मुड़ा के रखेगा कुछ एंगल से, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एंगल से। अब मान लेते हैं किसी का ताकत ज्यादा है, इसलिए यहाँ +5 ऐसा इक्वेशन होगा। या प्लस माइनस लिख सकते हैं, ये ज्यादा होगा तो वो होगा। जनरल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड। देखिए, हम यहाँ पर पढ़ेंगे वेक्टर फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। वेक्टर फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वेक्टर फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। आपको पता है कि यहाँ पर अगर वोल्टेज करंट सेम है तो वी आर बराबर होगा आई आर। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की बात मैं किया हूं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा आई इन टू एक्स सी लिखे हैं। कुछ गड़बड़ है तो हमको जल्दी से बतलाइए। और यहाँ इंडक्टर के पास वोल्टेज लिखे हैं आई इंटू एक्सएल, एक्सएल भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर।
यहाँ आर जो है क्या हो रहा है, V बराबर आई आर, आई आर, आर के बदले हाँ रेजिस्टेंस का बिहेवियर ये कर रहा है, और यहाँ पर आर के बदले एक्सेल बिहेवियर शो कर रहा है। तो देखिए वेक्टर फेजर डायग्राम सॉल्यूशन में हम ये मानना चाहते हैं कि शुरुआत में केस फर्स्ट में किसकी ताकत ज्यादा है, किसकी ताकत ज्यादा है। केस फर्स्ट में हम ये मानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेल की ताकत ज्यादा है, यानी एक्ससी ग्रेटर है एक्सेल से, या फिर भी सी ग्रेटर हो जाएगा VL से। बात एक ही है दोनों, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो V और IR करंट सब में सेम है, इसलिए वो ग्रेटर होगा ही हर हाल में। देख लीजिए एकदम हर दोनों एक ही बात लिखा हुआ, आपको लग रहा हो कि अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, एक ही बात लिखा हुआ। तब हम वोल्टेज वाला का ग्राफ बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि रजिस्टर इधर होगा हर हाल में, रजिस्टर क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है रजिस्टर में। तो इसको मेन फंक्शन मानना है एक्स के रिलेटिव में। जब एक्स के रिलेटिव में मानना है तो याद कीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, वी आर इधर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, वी आर लिख लेते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर होगा V और L होगा इंडक्टर वाला, इधर होगा V और C कैपेसिटर वाला होगा। इसकी लंबाई ज्यादा दिखाने का मतलब, वेक्टर में याद है ना कि टेल है जो मैग्नीट्यूड बतलाता है, तो लंबा दिखाने का मतलब ये होगा कि इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी ताकत कम है। तो ये इसको कैंसिल करेगा, और कैंसिल करेगा तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट बच जाएगा। आप समझ सकते हैं बात को। तो जो रिजल्ट बचेगा वह रिजल्ट पैरेलली में, इसको मैं यहां से लिख करके इधर लिख देता हूँ, ये वी आर है इधर, और ये जो होगा पैरेलली में जो रिजल्ट बचेगा वो वी सी में से वी एल माइनस होगा। देख लीजिए ध्यान से, जो ये बचेगा वो यही होगा हर हाल में। तब तो अगर ये और ये बच गया, इसको VC और VL के बदले अगर ये वेक्टर आ गया रिजल्टेंट में, तो यहां से जो लाइन यहां मिलाएगा वो नेट वोल्टेज का रिजल्टेंट कहलाएगा, और यही एंगल फाई है। कौन वाला फाई, ये वाला फाई। प्लस फाई मतलब एंटी क्लॉक आ गया, देख लीजिए ध्यान से, इसकी ताकत ज्यादा है तो। और ये नेट वोल्टेज जो EMF लगा रहे हैं ना, ये ई, ये वाला ई यहाँ है। फिगर को ध्यान से समझ लीजिए, कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए। देख लीजिए, बातों को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, आखिर क्या करना है जो। देखिए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे, है ना। सॉरी। तो यहाँ पर बात अगर समझने की कोशिश करते हैं फिर से, तो आखिर क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि यहाँ से सबसे पहले ये जो रिजल्टेंट है वो लिखाएगा कैसे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से ई स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर और वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। इसका स्क्वायर बराबर इस दोनों का स्क्वायर होगा, और करंट सब में सेम है, और भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। तो ये है नेट वोल्टेज, ये नेट वोल्टेज है, मतलब ये वाला है। तब तीनों सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना इक्विवेलेंट, जैसे हम लोग पढ़े हैं पहले, इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस जोड़ के कुछ इक्विवेलेंट होगा। वह रेजिस्टेंस को यहाँ पर जो माना गया है जेड से, अब नाम आगे लिखेंगे उसका क्या नाम है, लेकिन V बराबर आई आर, तो इसका आई आर लिखिएगा तो आई इंटू जेड का स्क्वायर होगा। देख लीजिए ध्यान से, आई इंटू जेड का स्क्वायर होगा, आई इंटू क्या होगा आपका, जेड का स्क्वायर होगा।
तो आई इंटू जेड का स्क्वायर होगा, यहाँ आई स्क्वायर आई आर का स्क्वायर होगा। देख लीजिए ध्यान से, v बराबर आई आर होता है और यहाँ होता है v बराबर आई आर। तो आई इंटू एक्स सी आई इंटू एक्स एल, तो आई ले लेते हैं बाहर आई स्क्वायर को, और एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर रहने देते हैं यहाँ पर। देखिए आई सब जगह से कॉमन आके कट जाएगा, तो जेड बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर में है, इधर स्क्वायर में है, तो इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये अपने आप रूट के अंदर चला जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो यानी कि जेड जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट है। जेड इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सीरीज। एलसीआर क्या? एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट है, एलसीआर सीरीज सर्किट है, एंड नोन एज impedance of series LCR, impedance of LCR सर्किट है। इम्पीडेंस का मतलब भी होता है रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस का मतलब भी होता है रेजिस्टेंस। याद कर लीजिए, इम्पीडेंस का मतलब भी रेजिस्टेंस होता है। यानी ये जेड जो है इम्पीडेंस है, जेड का नाम क्या है? इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। इस बात को याद कर लीजिए। जब ये आप बना लिए हैं तो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, इसका वेक्टर फेजर डायग्राम फिर से बना लेते हैं। तो इसका वेक्टर फेजर डायग्राम जब बनाएंगे यहाँ से, तो अब की बार फिर उसी तरह से बनाएंगे, फिर इधर से बनाएंगे, ये आर बनाएंगे, ये एक्स एल होगा और ये एक्स सी होगा, अब फिर से वही डॉटेड लाइन बना देते हैं, फिर से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। इधर का जो टर्म होगा एक्स सी में से एक्सएल घटेगा, एक्स सी में से एक्सएल घटेगा, और ये फाई वही होगा लेकिन रेजिस्टेंस के टर्म लग रहे हैं तो इसी का नाम जेड होगा, इसी का नाम क्या होगा? आपका जेड होगा। देख लीजिए वेक्टर फेजर डायग्राम सॉल्यूशन जो है उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए जब ये समझ में आ गया तो जेड का वैल्यू तो वही है, आपको पता ही है कि जेड बराबर है अंडर रूट आर स्क्वायर है प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर है। लेकिन अगर कॉस फाई अगर कोई निकालने के लिए कहेगा तो बेस बाई हाइपोटेनस आर बाई जेड होगा, ये सब फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। tan फाई का फार्मूला क्या होगा? तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, एक्स सी माइनस एक्सएल का मॉड बाई रेजिस्टेंस होगा। यानी इन सभी बातों को आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी ये हो गया इम्पीडेंस सब, मतलब कि पहला वेक्टर फेजर डायग्राम सॉल्यूशन हो गया आपका। क्या हो गया? वेक्टर फेजर डायग्राम सॉल्यूशन हो गया। आप बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो समझ में आ गया है तब बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दो तीन टर्म है, सब याद करने वाला टर्म है, बिना लर्न के आगे क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। इसलिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो एक एक टर्म को याद करना पड़ेगा, जेड का नाम क्या है, एक्ससी का नाम क्या है, एक्सएल का नाम क्या है, वी आर क्या है, वी सी क्या है, फार्मूला में देख लीजिए, सबको एकदम ए टू जेड लर्न करना पड़ेगा। नया नया टर्म आया है, कंफ्यूजन भी होगा, लर्न भी करना है, एक से दो बार तीन बार चार बार सब याद हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आज का क्लास में यही एंड करता हूँ, इसका सेकंड केस अगले क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि 2-3 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है ना। अब उतना ही बाकी है इस मीटिंग का, आपका 2 मीटिंग हो गया है। कल भी क्लास चलेगा, वही 6:30 का टाइम रहेगा लगभग, है ना, सुबह, है ना। दिवाली मना लिए आप लोग, दिवाली के आज का दिन है,
घर जाएंगे तो अपना ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, है ना, लेकिन इसको ध्यान से देखना है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।